नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण का चुनाव हो चुका है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया कि हम तो 270 पार कर चुके। 72 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, यानी अब क्या अगले जो चरण बचे हैं 5, 6, 7 यानी 3 चरणों का चुनाव, उसमें क्या बीजेपी केवल मात्र 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी 2 सीट पाने के लिए बहुमत आ जाएगा इसके बाद? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल अमित शाह जी से भी पूछा गया। एएनआई की एडिटर हैं, उन्होंने पूछा कि जी अब जो अगला चरण बचा है 5वां, 6वां, 7वां यानी 3 चरण बचे हैं और आपका दावा है कि हम 270 पा चुके, 272 का आंकड़ा बहुमत का है, तो क्या मात्र 2 के लिए आपको लग रहा है कि हम फाइट कर रहे हैं? उस पर अमित शाह जी का दावा है कि देखिए हम फाइट एक सीट के लिए कर रहे हैं और 400 पार का जो हमारा नारा है, जो दावा है, जिसके लिए हमारा प्रयास है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत, उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो भी हम अपने इंडिपेंडेंट तरीके से कर पाएं। इसके लिए एक सीट के लिए हम फाइट करते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं। 400 का लक्ष्य रखा है, हम उसको प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दावा अमित शाह का है, लेकिन इसी दावे में आगे बढ़ते हुए इतना तो तय है, मैं भी पहले दिन से बता रहा हूं कि जो भी सर्वे है आपको धरे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पंजाब का आकलन नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 13 में से 7 सीटें जीतने जा रही है। आज आप मेरी बात नोट कर लो। कोई मुंह से बोल नहीं रहा है, कोई खुलकर झंडे बैनर नहीं लगाएगा, किसी के घर पे आपको झंडे नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वोट पड़ेंगी उस दिन लोग चुपचाप जाकर कमल के बटन को दबा के आने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी गांव-गांव में बात हुई है, क्योंकि वहां जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो सब वहां पर शोषित हो रहे हैं। पंजाब के अंदर वो जो जट सिख कहते हैं अपने आप को, उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो विदेशों में रह रहे हैं या यहां रह रहे हैं तो बहुत रिच हैं, वो भी परेशान है। वो आम आदमी पार्टी के शासन में जो नशाखोरी वहां हो रही है, जो वहां वसूली हो रही है, उसको लेकर परेशान है और वो चुपचाप जाएगा, वोट जरूर करके आएगा और वो चाहता है कि बीजेपी शासन आए, राज्य में भी तो केंद्र में भी। एक बड़ा अंडर करंट है। हालांकि पीके ने इस मामले में एक संतुलित सी बात कही और उन्होंने कहा देखिए 543 में से अभी जो है मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि भाई इसमें 300 तक सीटें आ सकती हैं। वो 300 का आकलन कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बात वो बोली है जो कई और रणनीतिकार भी बोलते हैं और हमें भी लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो उलटफेर करने जा रही है। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में, वो प्रशांत किशोर ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि बीजेपी बढ़त बनाने जा रही है और ये दिखाई देता है, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो। कर्नाटक में तो पहले भी अच्छी स्थिति थी, लेकिन इस बार बढ़त बनाती हुई जो दिखाई दे रही है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भी शायद खाता खुल जाए। तो ये जो है ये उन्होंने बोला। और इसी तरह आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में पीके का कहना है कि ये नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है, यानी सबसे बड़ी पार्टी। इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें वेस्ट बंगाल से आएंगी, वहाँ टीएमसी की सीटें कम रहेंगी। और ये दावा आपको बता दूं जो अमित शाह जी का है कि हम जो है इस मामले में 30 सीटें अपने बेस पर जीतने जा रहे हैं। बीजेपी वेस्ट बंगाल में 30 सीटें जीतने जा रही है 42 में से। इसी तरह झारखंड में 14 में से 12, ओडिशा में 21 में से 8। ये पिछली बार का आप देखें तो ये आंकड़ा है कि पिछली बार जो हुआ था 2019 में, अब इसमें उत्तर प्रदेश में मात्र 62 थी। तो जो ये विपक्षी दल के नेता बात करते हैं कि बढ़ेंगी कहाँ से, तो ये 2019 का आंकड़ा है। वेस्ट बंगाल में 42 में से 18 थी 19 में, इस बार 30 आने वाली है। 30 का बिल्कुल अगर फिट भी ना माने तो भाई 28 से 30 के बीच ऐसा मान लीजिए, तो भाई ये बढ़ोतरी होने वाली है। अगर 18 से 28 हो गया तो 10 बढ़ गई। इसी तरह झारखंड में 14 में से 12 थी, इस बार भी ये स्थिति यहाँ रहने वाली है। लेकिन ओडिशा में बड़ी भारी बढ़त, क्योंकि 21 में से मात्र 8 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2019 में, इस बार ये 21 से
ये 21 में बढ़कर ये आंकड़ा 15 से 16 हो सकता है। तो यहां पर गेन है 7-8 का। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो 62 सीटें थी 19 में, अब की बार 75 होने जा रही हैं। 75 से 76 हो सकती है भाई साहब, 74 नहीं होगी, मेरी बात नोट कर लेना। 75 से ऊपर ऊपर रहेगी कोशिश। और जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 80 में से 80 का है, लेकिन 80 में से 80 नहीं होने का है, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट टफ है लेकिन जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी का जो रायबरेली है वहां से भी लगता है टफ फाइट होगी। अब चुनाव होना है और वहां जो है अब 20 तारीख को जब चुनाव होगा तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन देखेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल तो गेन होता दिखाई दे रहा। और जैसा मैंने बताया, इसी में एक्सेस माई इंडिया जो हैं उसके प्रदीप गुप्ता बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि देखिए 2019 का जो था उस समय एनडीए को 353 मिली थी और बीजेपी को 303। वो ये कह रहे हैं कि इस बार मुझे उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। उलटफेर का मतलब क्या है जब उनसे पूछा गया, तो उलटफेर का मतलब उनका ये कतई नहीं है कि बीजेपी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जो साउथ है वहां से बढ़त और नॉर्थ से कुछ घटत, ये जो आकलन है ये होता है, हमें दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए बिहार में आपको लगता है कि भाई 40 में से 39 थी, तो इस बार क्या होगा, इस बार 35 पे रहने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 4-5 सीटें बिहार में कम हो रही है, तो बिहार में कम होगी, फिर हरियाणा में घट सकती है, दिल्ली में नहीं घटेगी, ये तो तय है। तो ऐसी 1-2 जगह घटेगी, लेकिन उसकी पूर्ति साउथ से हो रही है, ये एक्सेस माई इंडिया के उनका कहना है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो पत्रकार या सर्वेयर कह लीजिए, वो आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके नेताओं को देख लीजिए जो इनसे कभी रहे हैं, योगेंद्र यादव सरीके लोग, वो हमेशा से वही नैरेटिव चलाने में लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी की सरकार तो आ ही नहीं रही है, इस बार तो राहुल गांधी ही पीएम बन रहा है। तो वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में तुले हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके सपने में आता होगा, इसी तरह की वो बयानबाजी करते हैं, इसी तरह का वो सर्वे करते हैं। हर लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा ही किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप जो है ये मान ही लो कि 400 का आंकड़ा बीजेपी पार कर लेगी। मैं हमेशा कह रहा हूँ बीजेपी का दावा है और उनका दावा अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने कोशिश की है और वो कर रहे हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत तौर पर, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर दिल्ली का खास तौर पर इस वीडियो को सुन रहा है तो वो समझ ले कि मैंने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक से देखा है। गाजियाबाद सीट को मैंने देखा कि जहां वो प्रत्याशी थे ना गर्ग साहब, उन्होंने सोचा ही नहीं कि प्रयास करना है। उनको लगता है मोदी के नाम पर, और जनता यहाँ बीजेपी को वोट करती है, मैं जीता हुआ हूँ। ना कोई बैनर, ना पोस्टर, ना कोई संपर्क, पूरी मोहल्ले कॉलोनियों को छोड़ दिया गया। अरे रोड शो ही निकाल देते, लेकिन उनको लगता है ना मोदी के नाम पे जीत ही रहे। ऐसे कई जगह से निष्क्रिय जो लोग बैठे हैं, उसमें दिल्ली भी मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता गली गली में घूम रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया पर एक एक्टिव टीम होनी चाहिए, वो मुझे दिल्ली में भी नहीं दिखाई दे रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश का योगी जी का चुनाव देखा 22 का। क्या बेहतरीन चुनाव योगी जी लड़ते हैं और उनकी प्रबंधन शैली बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूं बीजेपी के पास ये एक हीरे हैं। मोदी जी सब लोग करते रहते हैं, मैं उसमें कोई बुराई नहीं समझता हूं, लेकिन पार्टी शीर्ष को मुझे कहना है कि योगी जी को एक बार कमान दें, उनसे बैठें, सीखें कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो उन्होंने क्या बेहतरीन चुनाव लड़ा। तो जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी, उनके इंटरव्यूज उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पे कराए, और वो फिर जो बीजेपी का आईटी सेल है उसने वो प्रचारित किए। वो जो क्लिप काम करती है ना कि मैं पहले कच्चे मकान में रहता था, उसका मकान पिछला एक फोटो दिखा ही सकते हैं, कैसे फूस की झोंपड़ी में रहता था, योगी जी आए तो अब मुझे पक्का मकान मिला। मैं पहले गैस के चूल्हा, मेरी आंखों में धुआं जाता था, लकड़ी का चूल्हा दिखा दो, फिर दिखाओ जी अब मुझे उज्ज्वला गैस मिल गया है। 50 करोड़ लाभार्थी देश के अंदर ऐसे हैं जिनको बीमा योजना मिल रही है फ्री की 5 लाख की। 50 करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा उसकी मोदी जी के मुंह के अलावा नहीं है। दुर्भाग्य है कि चुनाव को प्रबंध करी के ठीक से नहीं कर पाए। मीडिया में
बस मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, ऐसा कहने से भी बात नहीं बनती है। भाई प्रमाण तो दिखाओ कि मोदी जी ने किया क्या है। मोदी जी ने इतने काम किए, वो कहीं चर्चा में नहीं है। तो मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी कब तक जीतेगी, कहां जीतेगी? सारा दरमोदार उन्हीं पे है। ये मुझे कहना है। मैं दिल्ली पर आ रहा हूं, दिल्ली में देख रहा हूं कि दिल्ली में जो बीजेपी का संगठन है वो भूल गया है शायद 3000 फ्लैट, बेहतरीन फ्लैट कालका जी में, दिल्ली में, जहां झुग्गी वहीं घर योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिए। हरदीप पुरी जी ने उसकी वहां पर चाबियां सौंपी थी। मोदी जी की एक पहल थी दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्होंने फिर भी ये योजना के तहत फ्लैट दिए। अरे भाई उन फ्लैटों को दिखाओ, उनके लोगों के इंटरव्यू करो, झुग्गी में रहने वालों का इंटरव्यू करो कि भाई ये झुग्गी थी, पहले हम झुग्गी में रहते थे, ये मोदी जी ने फ्लैट दिया है जिसकी कीमत कालका जी में, एक फ्लैट की कीमत कम से कम 50 लाख है, उसको वो फ्री में दिया हुआ है। कहीं चर्चा नहीं है। दिल्ली के झुग्गी में रहने वालों के अंदर एक आस जगती उससे कि देखो भाई ये बीजेपी वालों के शासन में मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं घर, झुग्गी में रहने वालों को इतना बढ़िया आलीशान फ्लैट दे दिया, जहां रसोई की स्लैब में पत्थर पड़ा है, घर में टाइल लगी हैं, फर्स्ट क्लास। अब उससे अगर आप प्रचारित करोगे तो दिल्ली का और देश का जो झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति है वो पूरे परिवार समेत एक उम्मीद जगेगी कि मोदी की सरकार आई तो शायद अगली बार मेरा नंबर आ सकता है। और उसको कहें बीजेपी वाले दिल्ली प्रदेश के कि भैया ये हमने दिए, ये अब अगली बार हमारी केंद्र में सरकार आ रही तो अब अगला नंबर आपका। कोई दिल्ली में झुग्गी नहीं रहेगी, हम झुग्गी की जगह पक्के मकान बना के देंगे। धारावी का महाराष्ट्र में बड़ा प्रोजेक्ट अडानी का दिया, वो अटक दिया, लेकिन बीजेपी के नेता उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। फेलियर है कि भाई हम सोच कर चल रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं। झुग्गी की जगह हम पक्का मकान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रचार में कमी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर प्रचार ठीक से हुआ, अभी 3 चरण हैं, तो 400 पार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अचीव कर लेगी। और अगर ढील दे दी कि सरकार तो बन ही रही है, मोदी जी तो घूम ही रहे हैं धूप में, योगी जी तो कर ही रहे हैं प्रचार, तो ये अगर ढिलाई करोगे तो फिर निश्चित रूप से आप 300 के आसपास रह जाओगे, जो बाकी सर्वेयर ने कहा है। फिर भी मैं कहता हूं 350 तो पहुंचेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।